नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो मुख्य पेपर है उसके लिए, साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए भी एनसीएफ 2005 से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम हल करने वाले हैं। तो बिल्कुल गोल्डन इसको टेस्ट आप कह सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। 30 प्रश्नों को करके जाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय पाठ्यचर्या में मूल रूप से परिवर्तन करने का कार्य सबसे पहले किसने किया? मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने और प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो साथियों, राइट आंसर बताना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, सही आंसर रहेगा प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सबसे पहले भारतीय पाठ्यचर्या के मूल रूप में परिवर्तन करने का कार्य किया था। देखिए, जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करें तो ये बनाई गई थी सन 1968 में, और प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो ये बनाई थी सन 1986 में। लेकिन परिवर्तन सबसे पहले किसने किया था? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने। तो 100% आपका तीसरा ही विकल्प इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? प्रोफेसर यशपाल, दौलत सिंह कोठारी, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रोफेसर नामवर सिंह। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष पद की अगर बात करें तो वहाँ पर प्रोफेसर यशपाल को नियुक्त किया गया था अध्यक्ष पद पर। दौलत सिंह कोठारी का संबंध कोठारी शिक्षा आयोग से है जो 1964-66 में आया था। प्रोफेसर नामवर सिंह को एनसीएफ 2005 के भाषाई सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पर एनसीएफ का अध्यक्ष तो प्रोफेसर यशपाल और एनसीएफ 2005 में भाषाई सलाहकार समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर नामवर सिंह को चुना गया था। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में एनसीएफ 2005 लागू हुआ 30 अप्रैल 2005, 25 मार्च 2005, 1 जुलाई 2005 और 29 मार्च 2005। तो साथियों, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि भारत में एनसीएफ 2005 कब लागू हुआ था। बताइए राइट आंसर। मित्रों, राइट आंसर है 1 जुलाई 2005 को भारत में एनसीएफ 2005 लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2005 को। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 7 अध्याय है, 5 अध्याय है, 4 अध्याय है या 3 अध्याय है? तो मित्रों, अगर एनसीएफ 2005 में अध्यायों की कुल संख्या पूछे तो आपका सही विकल्प रहेगा 5। कितनी है कुल अध्यायों की संख्या? 5 अध्यायों में इसको वर्गीकृत किया गया है। कितने अध्यायों में? 5 अध्यायों में। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य किस अध्याय में निश्चित किए गए हैं? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। साथियों, बताइए कौन से अध्याय में एनसीएफ 2005 के उद्देश्य निश्चित किए गए हैं कि भाई ये एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। तो सही विकल्प बताइए मित्रों। साथियों, राइट आंसर आता है अध्याय 2 में एनसीएफ 2005 के उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। कौन से अध्याय में? अध्याय 2 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आपको हर जगह ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एनसीएफ के अध्याय 4 में भाषा संबंधी सुझाव दिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उद्देश्य निश्चित किए गए हैं और इनमें से सभी। तो मित्रों, एनसीएफ का जो अध्याय नंबर 4 है उसमें क्या बताया गया है? राइट आंसर है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं एनसीएफ के अध्याय 4 में। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 7। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है बोझ रहित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा और इनमें से सभी। तो मित्रों देखिए, राइट आंसर इसका रहेगा
बोझ रहित शिक्षा एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य अध्यापक केंद्रित शिक्षा, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा, ऐसा नहीं है। बोझ रहित लर्निंग विदाउट बर्डन इसका ये मुख्य उद्देश्य है। हालांकि लर्निंग विदाउट बर्डन का सूत्र एनसीएफ 2005 का नहीं है, ये सूत्र तो सन 1993 में ही दे दिया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत। आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 8 समझना है फिर आंसर देना है। एनसीएफ 2005 के भाषा संबंधी सुझावों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो, विद्यार्थियों को बहुभाषी बनाना, अंग्रेजी को कक्षा 3 से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, पूरे भारत में अनिवार्य रूप से त्रिभाषा सूत्र लागू करना। तो साथियों यहाँ पर देखिए भाषा संबंधी सुझावों में सम्मिलित नहीं किया जाता, ये प्रश्न है। तो राइट आंसर है तीसरा विकल्प, अंग्रेजी को कक्षा 3 से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। ये गलत है, कक्षा 3 से नहीं है, कक्षा 1 से ही अंग्रेजी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, ये सुझाव एनसीएफ 2005 के द्वारा दिया गया था, न कि कक्षा 3 से। तो मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है। बाकी ये जो तीनों सुझाव है ये दिए गए थे, लेकिन तीसरा सुझाव नहीं दिया गया था, तो आपका तीसरा विकल्प सही होता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है आरटीई 2009, सर्व शिक्षा अभियान, प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो मित्रों विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज कहलाता है एनसीएफ 2005। कौन कहलाता है? एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसको आप कहते हो। अगला प्रश्न है मित्रों प्रश्न नंबर 10, किसकी पहल पर एनसीएफ 2005 का गठन किया गया था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर अगर बात करें एनसीएफ 2005 का गठन किसकी पहल पर किया गया, तो विकल्प नंबर दूसरा सही रहेगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब देखिए जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसको पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसलिए आपका दूसरा विकल्प ज़्यादा बेस्ट आंसर रहेगा बजाय तीसरे के, क्योंकि इसका तो नाम चेंज कर दिया था, इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों को अधिक महत्व दिया गया है? तो यहाँ पर ये बताना है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि ये शिक्षण सूत्र हमें प्रयोग करने चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और एक व दो। तो मित्रों यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथा विकल्प, बालकों के शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर जो शिक्षण सूत्र हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए आपका चौथा विकल्प 1 व 2 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता में प्रगति और सभ्यता के लिए प्रगति। तो देखिए इसका सही आंसर आता है, पहले तो आप प्रश्न को समझिए कि जो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ होता है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था, उस निबंध का नाम यहाँ पर पूछा गया है। सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता में प्रगति और सभ्यता के लिए प्रगति। तो मित्रों राइट आंसर है सभ्यता और प्रगति। सभ्यता की प्रगति हालांकि मैंने पहले बताया था लेकिन वो गलत है, फिर बाद में संशोधन भी किया था कि सभ्यता की प्रगति आपका गलत हो जाएगा, सभ्यता और प्रगति आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 14, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, जर्मनी और यूनान। तो मित्रों करिकुलम जो शब्द है ये मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? इसकी उत्पत्ति मूल रूप से किस भाषा से हुई है? तो राइट आंसर है ये, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है करिकुलम की। करिकुलम का मतलब क्या होता है? पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास,
शिल्पकला केंद्र, व्यावसायिक ज्ञान और उपयुक्त सभी। तो मित्रों सीखना क्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार, दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। विकल्प नंबर चौथा सही है कि सीखना मानसिक विकास भी माना है, सीखना शिल्पकला केंद्र भी माना है, सीखना व्यावसायिक ज्ञान भी माना है, मतलब आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 12 तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाए, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा खत्म हो, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो और उपयुक्त सभी सुझाव दिए गए थे। तो मित्रों परीक्षा संबंधी सुझाव में इन्होंने कहा था कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, जो बोर्ड परीक्षा होती है। जो छात्र बोर्ड परीक्षा देना चाहे वो बोर्ड दे और जो छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं देना चाहे वो मत दे। तो ये सुझाव एनसीएफ 2005 द्वारा परीक्षा संबंधी सुधार के लिए दिया गया था। तीसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 17, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है कक्षा के अंदर ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, सीखने का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना और उपयुक्त सभी। तो मित्रों एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहितार्थ है? राइट आंसर है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऐसा नहीं है कि जो विद्यालय में आपने जो पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्राप्त किया वही ज्ञान है, नहीं। आपका जो बाहरी जीवन है उसको उससे अगर आप ज्ञान को जोड़ लेते हो तो वो इसमें बताया गया है। यहाँ जो तीसरा और जो पहला विकल्प है ये गलत है कि कक्षा के अंदर ज्ञान प्रदान करना, ये कोई चीज़ नहीं होती है, ये एनसीएफ 2005 ने नहीं माना है। और सीखने का अर्थ यूँ नहीं है कि जो जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो सीख लिया, नहीं। व्यवहारिक रूप में यदि उस चीज़ को वो नहीं अपनाएगा तब तक उसको आप सीखना नहीं कहोगे, इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009। तो मित्रों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिणाम था। अब आप कहोगे कि सर टॉपिक तो एनसीएफ का करवा रहे हो, लेकिन देखिए ये पाठ्यचर्या में सुधार से संबंधित चीज़ें हैं जो प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हुई थी, इसलिए मैंने वहाँ से भी क्वेश्चन दे दिया। आप अगर इसमें एनसीएफ लगाते हो तो वो गलत हो जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? नेता के रूप में, शासनकर्ता के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में और उपयुक्त सभी के रूप में होना आवश्यक है। तो मित्रों एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो शिक्षक है उसकी भूमिका केवल उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। उत्प्रेरक मतलब प्रेरित करने वाला, बाकी छात्र खुद ही क्रिया करके किसी चीज को सीखेगा अनुभव के माध्यम से। अध्यापक सिर्फ प्रेरित करेगा कि आपको ये कार्य, ये अमुक कार्य करना है, उसके लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है। तो उत्प्रेरक के रूप में शिक्षक की भूमिका इन्होंने बताई है। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि बहुभाषा मतलब अलग अलग भाषा जो बालक जानता है, बोलता है। तो विकल्प है यह एक तरीका है जिसमें बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, और इनमें से सभी। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है इनमें से सभी। चौथा विकल्प सही है, क्योंकि बहुभाषा मतलब अगर बालक अलग अलग भाषा को जानता है तो खुद को सुरक्षित भी महसूस करेगा, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई पीछे भी नहीं छूटेगा, और ये बालकों में विश्वास और प्रोत्साहन भी देगा। तो चौथा विकल्प सही है मित्रों यहाँ पर। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, और बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो मित्रों गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत एनसीएफ 2005 में बालकों के लिए जो संरचित अनुभव है, संरचित अनुभव मतलब उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए हैं और पाठ्यक्रम में जो सुधार किया गया है, इसको अधिक महत्व दिया गया है। तो आपका यहाँ चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 22 आता है मित्रों, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना,
छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, केवल एक सही है और एक और दो सही है। तो मित्रों दिए गए विकल्पों के अनुसार आपका प्रथम विकल्प भी सही है और दूसरा विकल्प भी सही है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य यही था कि सांस्कृतिक विरासत की भी प्रशंसा हो जाए और छात्रों का व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य भी विकसित हो जाए, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटकर सीखने पर, समस्या हल करने पर और सभी पर। तो साथियों यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इस पर इन्होंने बल दिया है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24, एनसीएफ 2005 का मानना है कि पाठ्य पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए, समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करें, जो प्रमुख वर्ग द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और आगे की जांच के लिए। तो साथियों पाठ्य पुस्तक को देखना चाहिए समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करे, ऐसी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्य है उनको धरातलीय रूप में लागू करे। तो प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 25, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में सम्मिलित है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त बनाना, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा की गतिविधियों को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इससे लचीला बनाया जाए और उपयुक्त सभी। तो साथियों 25 प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। एनसीएफ के जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनमें ये 3 सिद्धांत भी शामिल है। तो साथियों आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में असत्य कथन है, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे और सभी कथन सत्य नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है चौथा विकल्प, सभी कथन सत्य नहीं है, ये कथन असत्य है, क्योंकि जो प्रथम विकल्प है, दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है, ये बिल्कुल सत्य कथन है और ये क्या कह रहे हैं? सभी कथन सत्य नहीं है। तो मित्रों सत्य है ये कथन तो तीनों, तो सीधा सा मतलब है कि ये कथन क्या है? असत्य है। साथियों यहाँ पर कौन सा कथन है? ये असत्य, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 27, कुर्रर शब्द का अर्थ है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, दौड़ का मैदान और खेल का मैदान। तो मित्रों जो करिकुलम शब्द है इसका निर्माण कुर्रर शब्द से हुआ है और इस कुर्रर शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम तो होता है सिलेबस, पाठ्यचर्या होता है करिकुलम और दौड़ का मैदान क्या होता है? कुर्रर होता है। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति का सार है, ये कथन किसका है? वॉटसन, फ्रोबेल, गाल्टन और जॉन डीवी। तो मित्रों पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति का सार है, उपरोक्त कथन फ्रोबेल के द्वारा कहा गया है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 29, एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारना, पाठ्यक्रम को संशोधन कर शिक्षकों के अनुकूल बनाना, बच्चों को आत्मज्ञान के रास्ते से अलग करना और उपयुक्त सभी। तो साथियों एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारना, प्रथम विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, निवेदन, वीडियो अच्छा लगता है, प्रश्न अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ यार कुछ विशेष दिया है, कुछ नया दिया है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाता रहूँगा। मित्रों 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की कौन सी अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया है? अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 8। मित्रों बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है अनुसूची 8 में। चौथा विकल्प सही है कि जो संविधान की अनुसूची 8 है उसमें सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है, तो चौथा विकल्प सही है। कमेंट करके जरूर जाए कि 30 में से 25 किन किन के सही है और ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा।